उपन्यास का शीर्षक ब्लैक होलो की परछाइयां, द एकोस बनीथ ब्लैक होलो का हिंदी रूपांतर। कहानी की रूपरेखा, सारांश। डॉक्टर लीना मोरेल, एक मनोवैज्ञानिक जो अपने पति की मौत से उबरने की कोशिश कर रही है, अचानक अपने गुमनाम चाचा से एक पुराना हवेली विरासत में पाती है। ये हवेली एक अजीब से गांव ब्लैक होलो में स्थित है, जहां न समय वैसा है न यादें। जैसे ही लीना वहां रहने जाती है, हवेली उससे बातें करने लगती है। दीवारों के पीछे कुछ सांस लेता है और तहखाने में एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं रहता। अध्याय 1, विरासत में मिली हवेली। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर लीना मोरेल की कार की विंडशील्ड पर पानी बूंदों की तरह नहीं, किसी पुरानी याद की तरह चिपका था, धुंधला, हटने से इनकार करता हुआ। सड़क पतली होती जा रही थी और जीपीएस ने भी 2 मोड़ पहले ही हार मान ली थी। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था, वही जो वकील ने ईमेल किया था जब उसने बताया, ग्रेटर देन आपके चाचा थॉमस मोरेल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी सारी संपत्ति आपकी है। लीना को उनके बारे में कुछ नहीं पता था, कभी मिले तक नहीं थे, लेकिन अब वो इस ब्लैक होलो नामक अज्ञात गांव की ओर जा रही थी, अपने बीते हुए जीवन से दूर भागती हुई। जब वह वहां पहुंची, सड़क अचानक एक टूटे फूटे फाटक के सामने खत्म हो गई। फाटक के पीछे खड़ी थी ब्लैक होलो हाउस, एक विशाल पत्थर की हवेली जिसकी दीवारें समय से जर्जर और खिड़कियां अंधेरे से भरी हुई थी। ऐसा अंधेरा जो सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति नहीं था, बल्कि किसी चीज की मौजूदगी थी। लीना ने कांपते हाथों से पुरानी पीतल की चाबी निकाली। उस पर एक अजीब निशान बना था, एक आंख जैसी आकृति जो बीच से कटी हुई थी। फाटक कराहता हुआ खुला। ऊपर दूसरी मंजिल की खिड़की के पीछे कोई हलचल हुई। लीना ने देखा, फिर कुछ नहीं था, शायद पर्दा हिला था। उसने घर में कदम रखा। भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। नॉर्मल खामोशी नहीं, वो जो कानों में घुसी जाती है और दिल की धड़कन को बढ़ा देती है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, सबकी आंखें छुपी हुई, सिवाय एक के। एक औरत, पूरी तरह काले कपड़ों में। उसके पीछे वही हवेली और उसकी आंखें सफेद। कोई पुतलियां नहीं। लीना ने नजर फेर ली। उसे भूतों में यकीन नहीं था, लेकिन मन की यादें कभी कभी डरावनी होती हैं। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर कुछ फुसफुसाया। अध्याय 2, बंद दरवाजा और फुसफुसाहटें। सुबह की पहली किरण ने जब हवेली की जर्जर खिड़कियों को छुआ, तो लीना की नींद टूटी। वो नहीं जानती थी कि रात कब नींद आई थी, पर सपना वही था फिर से। काला कमरा, सफेद आंखों वाली औरत और एक दरवाजा जो खुद ब खुद खुलता जा रहा था। लीना ने करवट ली, लेकिन कमरा बदला बदला सा लगा। दीवारों की सीलन और लकड़ी की पुरानी गंध पहले से तीव्र हो गई थी। तभी उसे कुछ याद आया, वो दरवाजा तहखाने का। वो उठी और घर के पिछले हिस्से की ओर बढ़ी जहां तहखाना था। कल रात वो दरवाजा उसने खुद बंद किया था, भारी लोहे की जंजीर से बांधा था, लेकिन अब दरवाजा आधा खुला था। जंजीर जमीन पर पड़ी थी, जैसे किसी ने सावधानी से खोला हो, न तो टूटी थी न बलपूर्वक हटाई गई। लीना ने दरवाजे को फिर से बंद किया और अंदर झांका। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में समा रही थीं। उसकी सांसें भारी होने लगीं। कोई है वहां, उसकी आवाज फुसफुसाए, जैसे हवेली ने उसका सवाल निगल लिया। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ एक बहुत धीमी फुसफुसाहट। वो दोपहर तक घर की सफाई में लगी रही, लेकिन दिमाग उसी तहखाने में अटका था। हर बार जब वो किसी कोने की धूल पहुंचती, ऐसा लगता जैसे कोई उस पर नजर रखे है। रसोई में दरवाजे के पास लगी पुरानी घंटी अपने आप बज उठी। टन टन। उसने खिड़की से बाहर देखा, कोई नहीं। लीना का दिमाग एक मनोवैज्ञानिक की तरह सवाल करता रहा, ये सब मेरे अंदर है या बाहर। वो जानती थी कि शोक और अकेलापन अक्सर भ्रम पैदा करते हैं, पर ये भ्रम बहुत सच्चे लग रहे थे। रात को बारिश फिर शुरू हुई। लीना ने खुद को समझाया कि उसने जो भी देखा वो थकावट और तनाव का नतीजा था। उसने लैपटॉप पर अपने पुराने केस फाइल्स खोलने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सफेद झलक दिखाई दी। एक शब्द उभरा, सिर्फ एक, नीचे आओ। वो पीछे मुड़ी, पर कमरा खाली था। उसने कंपकपाते हाथों से लैपटॉप बंद किया। उस रात तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद फिर खुल गया। अध्याय 3, गांव के अजनबी। अगले दिन सुबह लीना ने फैसला किया कि वो हवेली के बाहर निकलेगी। उसका मन उस जगह से घबरा रहा था और उसे कुछ सामान्य दिखने वाले इंसानों से बात करनी थी, कोई जो जवाब दे सके। गांव की ओर जाने वाला रास्ता तंग और कीचड़ से भरा हुआ था। पेड़ ऐसे झुके थे जैसे रास्ता रोकना चाहते हों, लेकिन करीब 20 मिनट चलने के बाद
उसे पहला घर दिखा, लकड़ी का एक छोटा कॉटेज जिसकी खिड़कियां बंद थीं। फिर आए एक दुकान, हॉवर्ड जनरल स्टोर। दरवाजे पर लटकी घंटी बजते ही सबकी नजर उस पर पड़ी। भीतर कुल 4 लोग थे, 3 वृद्ध, एक पुरुष और 2 महिलाएं और एक लड़का जो शायद 20 के आसपास होगा। सभी के चेहरे सर्द, आंखें चौड़ी और शांत, जैसे किसी अजनबी को देखकर वे समय में पीछे लौट गए हों। लीना ने मुस्कुराकर कहा, हाय, मैं लीना हूँ, मोरेल हाउस में रह रही हूँ। पुरुष ने चश्मे के पीछे से उसे देखा। थॉमस मोरेल की रिश्तेदार? उसकी आवाज रुक रुक कर आई। हाँ, लीना ने कहा, चाचा थे। एक बूढ़ी औरत ने खुद को क्रॉस किया और बुदबुदाए, उसने फिर किसी को बुला लिया। लीना ने चौंक कर पूछा, किसने? लेकिन औरत मुड़ी और दुकान से बाहर निकल गई। बाहर गांव की गलियां सुनसान थीं। कोई बच्चा नहीं, कोई हंसी नहीं, बस खामोश खिड़कियां, बंद दरवाजे। तभी एक बेड पर चलती वृद्धा पास आई, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में तेज चमक। तुम वहां रह रही हो? उसने पूछा, बिना परिचय के। जी, कुछ दिन के लिए। तुम्हें वहां नहीं रुकना चाहिए, वृद्धा ने कहा। वो जाग गया है। लीना का गला सूख गया। कौन? बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ा, उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी। जो नीचे बंद था, जिसे तुम्हारे चाचा ने नींद में बांध रखा था, वो अब जाग चुका है और उसे तुम चाहिए। उसी रात लीना ने फिर सपना देखा। इस बार वो तहखाने में थी, लेकिन अकेली नहीं। एक औरत उसके सामने खड़ी थी, वही काले कपड़ों वाली महिला। इस बार उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान थी और आंखें सफेद नहीं थीं, अब उनमें लीना की ही परछाई थी। महिला ने धीमे स्वर में कहा, तुम वही हो जिसे मैंने छोड़ा था। लीना चिल्लाए, जागी। पूरा कमरा ठंडा था और दरवाजा, तहखाने का दरवाजा फिर खुला था। अध्याय 4, सपना या कुछ और। सुबह होते ही लीना का सिर भारी था, जैसे किसी ने रात भर उसके विचारों में उतरकर सब कुछ उलट पुलट दिया हो। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर का आकाश अब भी धुंध से ढका था। सूरज कहीं नहीं था, जैसे वो इस गांव में कभी आता ही नहीं। किचन में कॉफी बनाते हुए उसे पिछली रात का सपना याद आया। तुम वही हो जिसे मैंने छोड़ा था। कौन थी वो औरत और उसका चेहरा? लीना ने गौर से देखा था, वो अजीब ढंग से उसके अपने चेहरे से मिलता जुलता था, जैसे कोई खोया हुआ संस्करण। एक छाया। कॉफी का मग हाथ में लिए लीना तहखाने के दरवाजे तक गई। वो बंद था, पर जमीन पर मिट्टी के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने भीतर से बाहर कदम रखे हों। उसने कदम पीछे खींचे और ऊपर लाइब्रेरी की ओर गई। हवेली की लाइब्रेरी। थॉमस मोरेल के किताबों का संग्रह विशाल था, पर उनमें एक हिस्सा चौंकाने वाला था, पुरानी मानसिक चिकित्सा, स्वप्न विश्लेषण और साइकोएक्टिव रिलेप्स थ्योरी नामक कुछ अजीब विषयों पर। एक डायरी मिली, मोटे चमड़े की जिल्द वाली, जिस पर एक ही शब्द उकेरा गया था, इको चेम्बर, एको चेम्बर। पन्ने पीले थे, स्याही धुंधली, पर कुछ पंक्तियां साफ थीं। ग्रेटर देन, नींद में दफन यादें कभी मरती नहीं, वे भूल जाती हैं समय में, पर जब सही आवाज उन्हें पुकारे, वे फिर जी उठती हैं। लीना का दिल धक धक करने लगा। क्या थॉमस ने सपनों के जरिए किसी और की स्मृतियों को जगाने का प्रयोग किया था? और अगर हाँ, तो वो स्मृतियां अब किस में रह रही थी? रात का समय। लीना ने फिर उसी महिला को देखा, लेकिन अब वो उसके सामने खड़ी नहीं थी, बल्कि आईने के भीतर थी। आईने में उसने खुद को नहीं, उस औरत को देखा। और फिर एक झलक, हवेली का वही तहखाना। दरवाजा खुल रहा था, उसके भीतर कुछ था, कुछ जो सांस ले रहा था और जाग चुका था। अगले दिन लीना ने नोटिस किया कि उसके हाथ पर एक निशान था, एक वृत्त, जिसके बीच में वही आंख जैसा चिन्ह बना था जो हवेली की चाबी पर था। उसने वो निशान खुद नहीं बनाया था, पर वो अब उसकी त्वचा पर उभरा था, जैसे किसी जलन से। और तभी एक आवाज आई, धीमी, गहरी और सीधी उसके कान में, याद मत कर लीना, क्योंकि याद आने पर सब कुछ लौट आएगा। अध्याय 5, तहखाने का सच। उस सुबह हवेली में एक असहज चुप्पी थी। हवा नहीं थी, खिड़कियां स्थिर थीं और लीना के चारों ओर केवल एक आवाज थी, अपने दिल की धड़कन की। कई रातें बीत चुकी थी जब से वो ब्लैक होलो हाउस में आई थी, लेकिन अब एक ही बात रह रहकर उसके दिमाग में गूंज रही थी, जो नीचे है वो जाग चुका है। आज वह निर्णय ले चुकी थी, वह तहखाने में जाएगी। नीचे की ओर उतरना। लोहे की चाबी हाथ में लेकर लीना ने तहखाने के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। दरवाजा इस बार भी आधा खुला था, पर आज उसने कोई डर नहीं महसूस किया, या शायद डर अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर सुन्न हो चुका था। उसने टॉर्च जलाया और लकड़ी की गीली, चरमराती सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी।
हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। तहखाने में नीचे का कमरा एक प्रयोगशाला था, पुरानी लेकिन व्यवस्थित। टेबलों पर धूल जमी थी, लेकिन उनके नीचे छुपे उपकरण चमक रहे थे। दीवारों पर नोट्स चिपके थे और बीच में रखी थी एक अजीब मशीन जिसमें हेडफोन, माइक्रोफोन और एक रिकॉर्डिंग रील लगी थी। दीवार पर लिखा था, एको चेंबर वर्जन 4.2, ओनली मेमोरी कैन आंसर मेमोरी। लीना ने एक पुराना फोल्डर खोला। अंदर उसकी चाचा थॉमस की हैंडराइटिंग थी। ग्रेटर देन, वो आवाजें जो सपनों से आती हैं, असल होती हैं। हम उन्हें सिर्फ नींद में सुन पाते हैं क्योंकि तभी हमारा दिमाग सबसे कम प्रतिरोध करता है। ग्रेटर देन, मैंने उसे बंद कर दिया था, लेकिन अब वो वापस आ रही है, मेरी भांजी। लीना का हाथ कांपने लगा। वो मशीन अब भी काम कर रही थी। उसने हेडफोन पहना, रील ऑन की और रिकॉर्डेड मेमोरी द 7 नवंबर लिखा बटन दबाया। मशीन की रिकॉर्डिंग स्पीकर से फुसफुसाहटें आने लगीं। फिर अचानक एक गहरी आवाज, लीना, तुम मुझे याद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुमने किया तो तुम फिर मुझसे बाहर नहीं जा सकोगी। तुम इस घर से नहीं आए हो, लीना, तुम इस घर की हो। फिर रील बंद हो गई। लीना का सिर घूमने लगा। उसे अब याद आने लगे कुछ धुंधले दृश्य। एक बच्ची जो इसी तहखाने में खेल रही है, एक औरत जो रातों को फुसफुसा कर कहती है, मत देख उस दरवाजे की ओर, और एक दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं रहता। और फिर तहखाने की दीवार के कोने में एक छोटा लकड़ी का दरवाज़ा था, छुपा हुआ, लेकिन अब साफ दिख रहा था। वो दरवाज़ा धीमे धीमे खुल रहा था और भीतर से आती थी एक आवाज़, तुमने मुझे फिर से जगा दिया, लीना। अब पूरी याद लौटेगी और साथ ही मैं भी। अध्याय 6, दोहराई जा रही मौत। लीना को उस रात नींद नहीं आई, मगर जब आई तो वो नींद नहीं थी, एक जिंदा जलता हुआ सपना था। वही तहखाना, वही लकड़ी का दरवाज़ा, और अब दरवाजे के पार एक आदमी था, गले में खून, आंखें सूनी और गूंजती हुई आवाज़, तुमने फिर से दरवाज़ा खोला, लीना। अब मैं हर रात मरूंगा और तुम देखोगी। सुबह नींद से उठते ही लीना के गले में जलन थी, जैसे रात को वो चिल्लाए हो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। आईने में देखा तो उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और गले पर एक हल्का निशान, उसी जगह जहां सपने में उस आदमी को घाव था। लीना ने बुदबुदाया, ये मेरा सपना नहीं है, ये किसी और की मौत है। रिकॉर्डिंग का रहस्य। उसने वापस एको चेंबर मशीन चालू की। रील द 14 नवंबर नाम की एक नई फाइल बजाई। ग्रेटर देन रील आवाज। मैंने उसे 7 बार मरते देखा, हर बार अलग तरीका, लेकिन वही दर्द। मैंने उसे बंद किया, पर वो हर सपने में लौट आता है। मेरी चेतावनी सुनो, वो एक सपना नहीं, एक पुनरावृत्त मृत्यु है, और तुम लीना, तुम ही उसका प्रवेश द्वार हो। लीना के हाथ ठंडे पड़ गए। क्या चाचा थॉमस इस अनुभव से पागल हो गए थे, या वो सच में किसी की मौत को बार बार दोहरा रहे थे? सपनों में कैद। अगली 3 रातें, 3 अलग अलग सपने, बट एक ही आदमी। हर बार वो मारा जाता है। 1, पहली रात उसका गला रेत दिया जाता है। 2, दूसरी रात वो जलती आग में फेंका जाता है। 3, तीसरी रात वो ऊंचाई से गिरकर मरता है, लेकिन हर बार मरते हुए उसकी आंखें सीधे लीना को देखती हैं, जैसे वो कह रहा हो, तुमने ये शुरू किया। एक नई पहचान। अगली सुबह लीना ने अपनी चाचा की डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहाँ एक तस्वीर चिपकी थी, एक युवा औरत की, वही जो सपनों में आती थी। उसके नीचे लिखा था, ग्रेटर देन आयरीन मोरेल, मेरी बहन। मानसिक परीक्षण असफल रहा, उसे बंद करना पड़ा, लेकिन उसका बच्चा, वो जीवित रहा। लीना के हाथ कांप गए। आयरीन मोरेल, उसका बच्चा। वो तस्वीर उठाकर आईने में देखा। चेहरा ठीक उसी का था। तहखाना फिर से बुला रहा था। नीचे से आवाज आई, तुमने उसे 7 बार देखा, अब 8वीं मेरी बारी है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो जागा है वो अब सिर्फ सपने नहीं देखता, वो बना लेता है। अध्याय 7, अंदर की आवाजें। लीना बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसका मन अब बिस्तर पर नहीं था। शरीर में जैसे कुछ दूसरा सांस ले रहा था। हर दीवार से आवाजें आने लगी थी, धीमी फुसफुसाहटें, और कभी कभी जोर से हंसी जो किसी बच्चे की लगती थी। लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो वो आवाज उसी की थी। खोती पहचान। आईने में देखकर वो कांप गई। चेहरा वही था, पर आंखें बदल गई थीं। अब उनमें एक चमक थी, अजनबी, काली और प्राचीन। उसे अपने भीतर कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई दूसरी स्मृति उसकी अपनी यादों पर चढ़ती जा रही हो। उसने खुद से पूछा, क्या मैं लीना ही हूँ? लेकिन अंदर से जवाब आया, अब नहीं। रिकॉर्डिंग में नई आवाज,
एको चेंबर में अब एक नई रील दिखाई दी जिस पर लिखा था ग्रेटर दैन लीना होस्ट फर्स्ट इमर्जेंस। लीना ने उसे बजाया। ग्रेटर दैन रील आवाज। वो जाग गई है। आयरीन के भीतर जो था अब उसकी बेटी में जिंदा है। लीना अब केवल एक शरीर है, एक माध्यम। मैं इस चेतना को रोक नहीं सका। अब वो हरेक को देखेगी, सुन पाएगी और रचेगी। उसके कानों में घंटी बजने लगी, सिर घूमने लगा और अचानक वो देख रही थी भूत नहीं, यादें नहीं, बल्कि वो घटनाएं जो अब होने वाली थीं। नियंत्रण की खोई सीमा। लीना ने देखा गांव में आग लग रही है, लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं और कह रहे हैं वो फिर लौट आई है। वही लड़की। वो खुद को किसी और की जगह पर देख रही थी, हाथ में वही पुरानी रिकॉर्डिंग मशीन और चेहरे पर मुस्कान। अचानक हॉल में रखा बड़ा आईना फूट गया, शीशे बिखरे, एक टुकड़ा लीना के पैर के पास गिरा। उसने उसमें झांका और वहां लीना नहीं थी, वहां आयरीन थी। आवाजें अब आदेश बन चुकी थीं। हर कोने से अब एक ही आवाज आ रही थी, समाप्त करो जो अधूरा छूटा था। पुराना रक्त फिर से उभरेगा। तहखाना अब शरण नहीं, मंच है। लीना जमीन पर बैठ गई, सिर पकड़कर चिल्लाए, मैं कौन हूँ, क्या बचा है मुझ में? और जवाब मिला उसके अपने ही गले से, तू मैं हूँ और मैं तू हूँ। अब सिर्फ एक हम हैं। अध्याय 8, पुनर्जन्म की रात। उस रात हवेली के आसमान पर बिजली चमक रही थी। बादलों के बीच से आती रोशनी में हवेली किसी प्राचीन मंदिर की तरह लग रही थी, एक ऐसा मंदिर जहां अब पूजा नहीं, संस्कार होने वाला था। लीना, या अब जिसे आयरीन कहना ज्यादा सही था, आहिस्ता आहिस्ता तहखाने की ओर बढ़ी। उसके हाथ में वही पुरानी रिकॉर्डिंग मशीन थी, पर अब वह उसे प्रयोग करने नहीं, पूरा करने जा रही थी। तहखाने में तैयारियां। तहखाने को उसने सजाया था, मिट्टी से बने गोले, मोमबत्तियां और दीवारों पर चित्र। आदमी की मृत्यु बार बार। हर चित्र एक जैसी आंखों वाले आदमी का अंत दिखाता था और हर चित्र में उसकी ओर देखती वही महिला थी। अब वह महिला हड्डियों से नहीं बनी थी, वह लीना के चेहरे में बस चुकी थी। बीच में रखी गई थी एक पुरानी कुर्सी जो किसी बलि के लिए बनाई गई लग रही थी। उसके सामने रखी थी एक खाली कैनवास जिस पर आज आखिरी मृत्यु चित्रित होनी थी, सपना या यथार्थ। जैसे ही घड़ी ने रात के 3 बजाए, लीना ने रिकॉर्डिंग चालू की। यह अंतिम समारोह है। एक चेतना दूसरी में समा चुकी है। अब न मैं रहूंगी न तू, अब हम ही रहेंगे, एक नई सत्ता। दीवारें हिलने लगी, मोमबत्तियों की लौ नीली पड़ने लगी और फिर तहखाने में एक नया दरवाजा खुला। वह दरवाजा वहां पहले नहीं था, वो अंधेरे में था, लेकिन भीतर से एक धड़कन की आवाज आ रही थी। लीना या आयरीन ने उसमें कदम रखा। दरवाजे के पार वहां एक विशाल कमरा था, गोलाकार, दीवारों पर पुराने नक्शे, गूढ़ प्रतीक और बीच में एक विशाल कांच का टैंक। टैंक में तैर रहा था एक भ्रूण, पर वह सामान्य नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधा लीना की ओर देख रहा था। तू ही है, आयरीन ने कहा, जिसे मैं जन्म से पहले ही छीन लाई थी। अब तुझे फिर से जिंदा करना है, मेरे भीतर से। वो टैंक की ओर बढ़ी, हाथ फैलाए, और तभी विरोध। भीतर से एक गूंज उठी, लीना अब भी जीवित है। आवाज चौंकाने वाली थी क्योंकि वह उसी की अपनी आवाज थी, पर साफ, निर्दोष। लीना की चेतना अब अंधेरे से उभर आई थी। उसने आयरीन को रोका, तू मेरे शरीर को ले सकती है, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। मैं अब जाग चुकी हूँ। कमरे में कंपन होने लगा, दीवारों पर चित्र जलने लगे और लीना ने पहली बार आयरीन को अपनी आंखों में भय से देखता पाया। संघर्ष। भीतर की जंग शुरू हो चुकी थी। दिमाग के 2 हिस्से, 2 चेतनाएं एक दूसरी को मिटाने के लिए तैयार। लीना चिल्लाए, अब तू सपना नहीं, मैं ही यथार्थ हूँ। और उसी क्षण रिकॉर्डिंग मशीन फट गई। ध्वनि लहरें पूरे तहखाने में गूंजी। टैंक फूट गया, भ्रूण जल गया और आयरीन की चीख गूंजती हुई गायब हो गई। सुबह। लीना बेसुध थी। जब आंख खुली तो तहखाने शांत था, दरवाजा बंद, कमरे सामान्य। आयरीन चली गई थी, लेकिन उसकी यादें शायद अब भी कहीं थीं। अध्याय 9, नया जन्म, नया चेहरा। हवेली की सुबह ठंडी थी। हवा में वो गंध नहीं रही थी जो पिछले कई दिनों से चारों ओर फैली थी, सड़ी लकड़ी, पसीने और राख की। अब महक रही थी मिट्टी पर पड़ी ताज़ी बारिश की। लीना ने पहली बार चैन की सांस ली। आयरीन को उसने हराया था, या शायद बस दफन किया था। गांव की नजरें। जब वह हवेली से बाहर निकली, गांव के लोगों ने उसे देखा, पर अब वो नजरें डर से भरी नहीं थीं, बल्कि एक तरह की श्रद्धा लिए हुए थीं, जैसे वे किसी पुजारी को देख रहे हों या किसी वापसी की प्रतीक को।
एक बुजुर्ग औरत पास आए और बोली, वो अब नहीं रही न, तुमने उसे समेट लिया। लीना चौंकी, तुम जानती थी उसके बारे में? बुजुर्ग औरत ने सिर हिलाया, वो कभी गई नहीं थी, वो तो बस सही समय का इंतजार कर रही थी। अतीत की परतें। लीना को अब हर चीज दो रूपों में दिखती थी। दरवाजे के पीछे का अंधेरा, गांव के कुएं में गूंजती आवाजें, हवेली की खिड़कियों में झांकते चेहरे, अब सब उसका हिस्सा बन चुके थे। वो अब केवल लीना नहीं थी, वो एक संग्रह थी स्मृतियों, मृत्यु की और एक अधूरी कहानी की। हवेली की भाषा। रात को हवेली में कदम रखते ही दीवारें फिर बोलने लगीं। पर अब वो चीखें या फुसफुसाहटें नहीं थीं। अब वो शांत मंत्र थे, जैसे कोई अनदेखा ग्रंथ पढ़ा जा रहा हो। एक कमरे में उसे एक नई दीवार दिखाई दी, जो पहले नहीं थी। उस दीवार पर लिखा था, ग्रेटर देन, तू अंतिम नहीं, तू माध्यम है। अगला जन्म तुझसे होगा और अगला अंत भी। लीना ने दीवार को छूते ही देखा। उसका चेहरा अब वैसा नहीं रहा था। आईने में उसका अक्स बदल चुका था। उसकी आंखें अब दोहरी थीं, एक में लीना, एक में आइरीन। अज्ञात गर्भ। उस रात उसे सपने में फिर वही भ्रूण दिखा, पर अब वह टैंक में नहीं, उसके भीतर था। एक गूंजती हुई ध्वनि उसके कानों में बार बार आई, तू अगला द्वार है, तेरे भीतर जो है वो अब मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जन्म है। लीना की आंख खुली और उसका हाथ अपने पेट पर था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। क्या अब सब फिर से शुरू होगा? अध्याय 10। अंतिम द्वार। गांव में रात उतर आई थी, पर ये कोई सामान्य रात नहीं थी। आज पूर्णिमा थी, चांद लाल था, हवेली के चारों ओर हवा गूंज रही थी, जैसे प्रकृति भी कुछ भयावह के लिए चेतावनी दे रही हो। लीना उस कमरे में बैठी थी जहां पहली बार आइरीन की उपस्थिति महसूस हुई थी। अब वो अकेली नहीं थी, उसके भीतर कोई सांस ले रहा था। एक और रील। एको चेंबर मशीन पर एक अंतिम रील जलती दिखाई दी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। कोड नेम, आई एम रेजरेक्शन। रील चालू होते ही आइरीन की अंतिम आवाज गूंजी, ग्रेटर देन, तू मुझे रोक नहीं सकती। मैं अब केवल एक आत्मा नहीं, मैं तुझ में धड़कती हूँ, तेरे हर विचार में, हर निर्णय में। अगला जन्म मेरे बिना अधूरा है, और तेरे इनकार से पूरा संसार अपूर्ण रहेगा। खोल द्वार, लीना, हमें एक कर। निर्णय की घड़ी। लीना ने पेट पर हाथ रखा। वो कुछ महसूस कर सकती थी, धड़कन, हड्डियां, विचार। पर सवाल अब ये नहीं था कि अंदर क्या है, बल्कि यह था कि उसे जन्म देना है या नहीं। उसने तहखाने में रखा पुराना अनुष्ठान चक्र फिर से खोला। वही बीच में था एक लोहे का द्वार, छोटा, जमीन में गड़ा हुआ। चाचा थॉमस की डायरी के अनुसार ये द्वार कभी खोलना नहीं था, पर आइरीन की पुनर्जन्म की प्रक्रिया पूरी तभी हो सकती थी जब ये द्वार खुले। द्वार के भीतर लीना ने एक आखिरी बार अपनी आत्मा से बात की, अगर मैं अब ये दरवाज़ा खोलती हूँ तो क्या मैं रहूंगी भी? भीतर से हल्की सी आवाज आई, नहीं, लेकिन तू बचा लेगी सबको। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। भीतर गहराई थी, एक गड्ढा जिसमें लाल रोशनी से भरी धुंध घूम रही थी, और वहां आइरीन खड़ी थी, पर इस बार वो आत्मा नहीं, मांस और हड्डी की थी। अंतिम संवाद। आइरीन मुस्कुराए, तू जीत सकती थी लीना, पर तूने चुना त्याग, इसलिए अब मैं लौटूंगी, तेरे भीतर से नहीं बल्कि तेरे बलिदान से। लीना ने आंखें बंद की। तो आइरीन, एक बार में सब खत्म करते हैं। बलिदान। लीना ने अनुष्ठान चक्र में कदम रखा। एको चेंबर की रील को आग लगा दी। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे, पुराने, लुप्त भाषा में। आखिरी शब्द निकले उसके मुंह से, मेरे शरीर से तू जन्म ले सकती है, पर मेरी आत्मा से नहीं, और आत्मा ही हर पुनर्जन्म की कुंजी है। और तभी पूरा तहखाना जल उठा। एक विस्फोट हुआ, गांव की जमीन कांप गई। अगली सुबह हवेली राख हो चुकी थी, कोई जीवित नहीं बचा। पर चौंकाने वाली बात ये थी, गांव के कुएं से एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज आई। गांव वाले दौड़े। कुएं के पास एक टोकरा था, भीतर एक बच्चा, माथे पर एल के आकार का जन्म चिन्ह। अंतिम वाक्य। गांव के बुजुर्ग ने बच्चे को गोद में उठाया और बुदबुदाया, आइरीन नहीं, अब ये लीना है। एक नई चेतना, नई शुरुआत। पर क्या ये सच में अंत था, समाप्त, या शायद शुरुआत?